हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखे होंगे। पिछले वीडियोस में हमने वर्ब को काफ़ी डिटेल में जाना, सारे रूल्स देखे। वैसे रूल्स पे मैं भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो तरीके होते हैं उनको समझा, किस तरीके से एग्जामिनर हमें ट्रैप करता है, हमने इन चीज़ों को भी जाना। आज क्या होगा? आज आपको मैं वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपके लिए एक अच्छी सी चीज है आज। अब तुरंत दिमाग में आएगा क्या है ऐसा। देखो, अगर आप ध्यान दो और आप पूरी क्लास ले रहे थे तो मैं लास्ट के 20-25 मिनट में वोकेबलरी कराई है। काफ़ी सारे वर्ड्स कराए हैं, मतलब पर वीडियो मैंने आपको 30-40 वर्ड्स करा दिए हैं काफ़ी डिटेल में। लेकिन एक अंदर मेरी कसक सी थी कि क्यों ना मैं ये बताऊं कि वोकेबलरी प्रिपेयर कैसे करनी है। आप थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ तो वोकेबलरी और अच्छी हो जाए। इसलिए अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। इफ यू आर अ बिगिनर, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर एट एडवांस लेवल, नो प्रॉब्लम। दिस वीडियो विल वर्क फॉर एवरीवन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? Today's topic is how to improve vocabulary. See, जब vocabulary की बात आती है मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, बट डोंट वरी, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। जितने भी तरीके बताऊंगा सारे प्रैक्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़े से टाइम टेकिंग है, बट बिलीव मी, इफ यू वर्क ऑन देम, नो वन कैन बीट यू। हाउ? सो देखो, जब बात आती है वोकेबलरी के तो सबसे पहले तो कुछ मिथ्स हैं, इनको जान लो। अब मिथ्स क्या है? पहला मिथ तो ये है, वी हैव टू रीड न्यूज़पेपर। ओके, आप सबको किसी ना किसी ने एडवाइस करी होगी कि अगर वोकेबलरी अच्छी करनी, इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। This is utter bullshit. Pardon my language, but this is utter bullshit. Why is it so? See, if you want to work on your vocabulary or you want to improve it, there is no need to read a newspaper, because reading newspaper and understanding it मतलब है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। और अभी तो हम बात करें इम्प्रूव कैसे करनी है, काम कैसे करना है, ऐसी कोई जरूरत होती नहीं है। क्यों नहीं होती? आई विल टेल यू। सेकेंड, we need thousands of words. At some extent, this might be right, but not always. Third, we have to be pro speaker. इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, बट लोगों के दिमाग में ये चीज होती है। ये कुछ मिथ है ना। अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा ना वो बहुत ध्यान से देखना। देखो भाई, लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको किसी ना किसी ने एडवाइस करी होगी कि द हिंदू पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। भाई देखो, उस इंसान ने खुद ने भी कभी नहीं पढ़ी। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये डिमांड ही नहीं करता कि आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। मैं बात कर रहा हूँ एनडीए लेवल पे, एसएससी बैंक लेवल पे। कहोगे नहीं नहीं ये तो होता है, चलो देख लेते हैं। सर आप मुझे ये बताइए, क्या वहां पे आपकी केस स्टडीज होने वाली है? अभी नहीं ना। क्या आपका एसे राइटिंग होने वाला है? नहीं ना। इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती, मदद कर सकता है, आप ये कहिए। दूसरी बात, न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए, अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए, अपने आप में सबसे बकवास सेंटेंस है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना, पढ़ के समझने की पहली शर्त है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो कोई जरूरत होती नहीं है। तो आप करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे, मैं आगे आऊंगा। दूसरी बात आती है वी नीड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। देखो यार, जो हमारा पूरा कन्वर्सेशन चल रहा है ना, पूरा कन्वर्सेशन में बात करूं, पूरी दुनिया जितने शब्दों पे बात कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा 2000 है।
और 1000-1200 वर्ड मैं मानता हूँ सबको आते होंगे। अगर आप 11th-12th में हो तो 1012 वर्ड्स आप सबको आते होंगे। 1012 वर्ड्स हमें आते हैं, हाँ आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सर ये मार्कर है, आप इसे कलम तो नहीं बोलते। ये शर्ट है, आप इसे बुस्केट तो नहीं बोलते। स्कूल टाइम पे वो बुस्केट बोलते थे ना। ओके, आपके सामने ये बॉटल है, क्या आपको पता है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए, आप टाई पहनते हो, क्या आपको हिंदी पता है उसे क्या कहते हैं? नहीं ना, कंट्रोल मोड कहते हैं। ट्रेन लौपत कामिनी बोलते हैं। आप इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं, कुछ नहीं आते वो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, उनके ऊपर कुछ काम करना होता है। बात समझ आ गई? तीसरी बात, वी हैव टू बी प्रो स्पीकर। देखो भाई, एग्जाम के डिमांड के ऊपर ये हो सकता है, प्रो स्पीकर होने की जरूरत नहीं होती। आप एक्सप्रेसिव हो, आप अपनी बात को सही से समझा पाओ, ये बस जरूरी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। पहली चीज तो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होता है, स्पोकन इंग्लिश होता है। बात समझ में आ गई? तो इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। पॉइंट ये हो गए। तो ये मिथ है, फितूर है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी को भी नहीं पड़ना है। तो अब आप करना क्या है, मैं 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को रखता हूं। ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में कौन आते हैं? कैटेगरी 1 में आते हैं हमारे जैसे लोग, जहां पे हम कह देते हैं हाथ तंग है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती। मतलब यहाँ पे वो लोगों को रखा है जिनको इंग्लिश से खौफ है, मतलब ABCD भी नहीं आती, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, दूसरे कौन है? दूसरे वो हैं ठीक ठाक लोग। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मुझे पता है। ठीक ठाक लोग, हाथ तंग है, ठीक ठाक लोग। पहले मैं बात करूंगा इनकी, ये कौन है? देखो यार, अगर मिथ के चक्कर में पड़ोगे कभी नहीं सीख पाओगे। तो करना क्या है, उनकी बात करते हैं, थोड़ी देर बाद इनकी बात करूंगा, हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जिनका हाथ तंग है, सर देखिए, पहली चीज मैंने आपको बताया, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, आपको हजारों लाखों वर्ड्स नहीं चाहिए और स्पीकर बनने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आता है ना व्हाट टू डू, जस्ट नो योर सराउंडिंग। मैंने लिखा है नो योर सराउंडिंग। नो योर सराउंडिंग का मतलब अपने चारों तरफ को इंग्लिश में जानो कि चारों तरफ क्या होता है। आपका किचन, आपका बाथरूम, आपका बेडरूम, आपका हॉल, आपकी कार, आपकी बाइक, आपका गार्डन, आपकी मार्केट, आप यहाँ पे जितनी भी चीजें दिखती हैं आप इनको इंग्लिश में जानने की कोशिश करिए। बस आपका इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाएगा। और जब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाएगा तो आपके लिए इंग्लिश सीखना या वोकैबुलरी सीखना मुश्किल नहीं होगा। प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चा पहले दिन से बड़े बड़े वर्ड्स, वोकैबुलरी, बड़े बड़े इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स ना जाने दुनिया जहां की बातें क्या करने लगते हैं। अब होता क्या है कि जिंदगी के जो 12-15 साल पढ़ के आए हैं वहां भी ये सब कभी काम किया नहीं, फिर हम सोचते हैं कि हम 2-3 महीने में बिल्कुल एकदम शशि थरूर बन जाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप सोचिए क्या प्रैक्टिकल भी हैं ये बातें। आपने अगर कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, कल की डेट में इंडिया में मान लो इकोनॉमिक्स आ गई और आपने आज तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो क्या आपको तुरंत समझ में आ जाएगी? समय लगेगा ना, 2-3 महीने तो लग जाएंगे ना समझने में। यही बात यहाँ पे आती है। मुझे बहुत शिकायत है अपने उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट से, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम पढ़ाया है, ज्यादातर मैंने बाहर पढ़ाया है। यहाँ पे तो लोग मान लेते हैं अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं नहीं पढ़ूंगा। आपको पता है आप इंग्लिश सिर्फ आ जाने से आप कितने सारे एग्जाम्स दे सकते हो, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। लेकिन नहीं, हमें तो बस खुद से कहते रहे ना हमें नहीं आती, हम नहीं करेंगे। मैंने पढ़ा है, यहाँ पे देख रहा हूँ बैंक SSC लेवल पे लोग तैयारी कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन बंदा काम नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत 2-3 महीने और 6-6 साल 8-8 साल तैयारी करता है और इसी जगह से फेल होता है। आप नहीं होइएगा। तो क्या करना है, नो योर सराउंडिंग, पहली बात। लेकिन इसके बाद भी हैं 2-4 बातें जो आपको करते रहना है। पहले क्या करना है, तो देखिए, रीड, लिसन। और वही रीड वाली बात, हर कोई आपको आके ज्ञान दे देता है कि भैया अगर रीड करना है तो हिंदू पढ़ना पड़ेगा तभी इंग्लिश होगी। कहीं पुराणों में लिखा है क्या? नहीं, आपको रीड करना है क्या,
जो मन करे, जिसमें इंटरेस्ट है। बटर चिकन कैसे बनता है इंग्लिश में पढ़ो, पनीर कैसे बनता है, शर्ट कैसे बनती है, जूते कैसे बनते हैं, इनको पढ़ो इंग्लिश में। कम से कम कुछ मजा तो आएगी। घूमने का शौक है, घूमने के बारे में पढ़ो। मेकअप करने का शौक है, मेकअप करने के बारे में पढ़ो। लेकिन नहीं, हम तो भैया हिंदू पढ़ेंगे, समझ में भले ना है, ठीक है। और खरीद के रख रहे हैं, गड्डी पे गड्डी लग रही, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं 16। तो ये काम नहीं करना है आपको। आपको रीड करना है, बच्चों की बुक्स पढ़ लीजिए, पोइट्रीज पढ़िए, सेकेंड थर्ड के बच्चों की, बस इतनी काम करिए। देखो समय देना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि थोड़ा समय देना पड़ेगा। कितना समय? 2-3 महीने। इंग्लिश की वजह से कभी फेल नहीं होगे, मेरी गारंटी है। वीडियो आपके पास है, रिकॉर्डिंग अपने पास रखना, स्वतंत्र गुप्ता सर्च कर लेना कहीं पे, फेसबुक इंस्टाग्राम में, मुझे भेज देना, जो कहोगे मैं वो करूंगा। समय देना पड़ेगा, 2-3 महीने का समय दो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, पहली बात। दूसरी बात आओ, अब करना है लिसन। आप लिसन कह दो और आप इसे वॉच भी कह सकते हो। क्या आप इसे वॉच भी कर सकते हो, मतलब देख भी सकते हो। क्या देखना है, क्या लिसन करना है? नो नीड टू वॉच वेब सीरीज, स्पेशली हॉलीवुड वेब सीरीज। नो नीड टू वॉच हॉलीवुड मूवीज, जस्ट लिसन टू इंडियन पीपल। उसमें से भी शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, इन सबको मत सुनने बैठ जाना। हल्के फुल्के लोगों को सुनो, अपनी उम्र के लोगों को सुनो, समझ आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कानों को, तुम्हारे दिमाग को आदत है उस एक्सेंट की, उन वर्ड्स की, उस तरीके की, तो तुम्हें इंटरेस्ट जगेगा। अब पहले दिन तुम आ जाते हो, अरे हम तो सुनेंगे फरारो, डिस्टॉर्शन, रिगॉर्शन और ना जाने क्या क्या, समझ में कुछ नहीं आता फिर। सो जस्ट क्रिएट एन इंटरेस्ट। और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, आपको कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, आप उसके पहले बेसिक्स को समझिए, वो कैसे काम करता है। ये समझ लिया तो चीजें आसान हो जाती हैं। बच्चे को क्या है ना, पहले दिन से टीचर्स भी चढ़ा देते हैं ना, पहली क्लास में, नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा 400 वर्ड कैसे सीखे 4 घंटे में। जिंदगी में मेरे 4 वर्ड तो याद नहीं हुए, मैं 400 वर्ड कहां से सीख लूंगा? ये उन लोगों के लिए काम कर सकता है जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनकी फैमिली में सबके सब इंग्लिश बोलते हैं, जो सराउंडिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं वो है, तो वो उस लेवल पे ग्रो कर जाते हैं। भैया हमारे जैसे लोग बांधा के हैं, यहाँ बोलते हैं आओ भैया बताओ क्या हाल चाल, 1 घंटे की क्लास के बाद 23 घंटे आपको सराउंडिंग में रहना है, तो चीजें तुरंत आएंगी, मुश्किल है, आएंगी, समय लगेगा, समय आपको देना पड़ेगा। तो ये तो मैंने पहली कैटेगरी की बात कर ली। आपको क्या क्या करना है मैं एक बार बता देता हूँ। पहले तो नो योर सराउंडिंग, सिर्फ इतना काम कर लो और इतने में आपके 2000 वर्ड्स आते हैं। ओके, क्या आते हैं? 2000 वर्ड्स आते हैं। दूसरी बात, ये वर्ड्स कहाँ मिलेंगे? कुछ नहीं, गूगल कर देना, गूगल में लिख देना साइकिल इन इंग्लिश, सो योर साइकिल पार्ट इन इंग्लिश, बाइक पार्ट इन इंग्लिश, बेडरूम एसेसरीज इन इंग्लिश। आप ऐसे ऐसे गूगल करो, आपको लिस्ट मिलेगी, आप बस याद करो, पिक्चर्स के थ्रू मिल जाएगी। अदरवाइज 7ESL एक वेबसाइट है, 7ESL.com पे चले रहना, इस वेबसाइट पे तुम्हें ये सब मिल जाएगा। ओके, चलो अब आते हैं कैटेगरी 2, या फिर कह दो सबके सब अब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक ठाक लोग ना, इंग्लिश बहुत खराब है, पढ़ना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं मान रहा हूँ सबके सब इसी में आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं आपको मान के चलता हूँ, आपको ये वाली कैटेगरी आती है। कैटेगरी 2 में क्या करना है, आप देखिए क्या करिए। पहली चीज, कोई भी प्रीवियस ईयर वो कैब उठा लो। प्रीवियस ईयर नहीं उठाना, कोई बुक उठा लो, कोई PDF उठा लो, जो मर्जी है उठा लो, लेकिन सोर्स सिर्फ एक रखना, एक ही उठाना, कहीं से भी उठा लेना, ठीक है, आपकी मर्जी। आप प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी उठा लो, मतलब एक करना है, चाहे जो कर लेना, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब करो क्या, मान लो उसमें 100 पेज थे, एक पेज में 30 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड हैं? 30 वर्ड्स। अब भैया मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके पास ये एक पेज है, इस पेज को पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? आई नो ये साइज थोड़ा बड़ा है, मैं आपके लिए एक छोटा सा पेज निकालता हूं। निकल आया, देखिए। अब जैसे ये पेज है, इस पेज में यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मान लो 30 वर्ड्स लिखे हैं। ये पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा? याद रखिए, मैं याद करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पढ़ने में कितना समय लगेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना ही लगेगा। मैं पढ़ने की बस बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, याद नहीं करना है आपको। मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं, आप करिए कि आप इसे 4 बार पढ़िए, याद मत करिए,
लेकिन पढ़िए बहुत अच्छे से, 4 बार पढ़िए, मोबाइल बंद कर दीजिए, हेडफोन मत लगाइए, सिर्फ पढ़िए 4 बार। ओके, अगले दिन अगले पेज पे आओगे, मतलब मान के चलो तुम यहां आओगे, तब पीछे वाले को एक बार पढ़ लो, सेम प्रोसेस, 4 बार वाली को यहां लगाओ। फिर तीसरे दिन यहां आओगे तो दूसरे दिन वाले को एक बार पढ़ लो और उस दिन वाले को 4 बार पढ़ लो। अब जब चौथे दिन आओगे तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे ये सारी वोकैबुलरी का रिवीजन कर लोगे। आप नोटिस करिए आपके पास हर वर्ड कम से कम 4 से 5 बार अपनी आंखों के सामने गुजरा होगा। पहला तो तरीका ये है कि रीड मल्टीपल टाइम्स। क्या आपको क्या करना है, वोकैबुलरी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। दिमाग में आया? ये बात अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं बताते, क्यों? क्योंकि सबको अपनी बातें मतलब कहते हैं ना प्रभाव डालना है, इंप्रेस करना है। नहीं सर, सिंपलिसिटी इज द की, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है भाई, एसएससी में, बैंक में, डिफेंस में, सब जगह जॉब कर रहे हैं लोग, और आप विश्वास मानिए बहुत ही ज्यादा वीक थे। कोई गांव से आया था, कोई कहीं से आया था, तरीका फॉलो किया, 2 से 3 महीने में वो इस लेवल पे आ गए थे कि उनको कुछ भी दे दो समझने पे आ गए थे। लेकिन स्टार्टिंग में से उतना ही का, और आधे घंटे 40 मिनट से ज्यादा किसी ने नहीं दिया कभी, और इसमें देने की जरूरत भी है नहीं। सो मल्टीपल टाइम्स आप रीड करिए, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। ओके, तो ये बात तो हो गई इसकी, ये पहला स्टेप हो गया। एक काम करता हूँ मैं इरेज कर देता हूँ, तो दूसरी बातें समझाने में और आसान रहेगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके, तो क्या करना है भैया, डोंट मगअप। मगअप मतलब रटना नहीं है, डोंट मगअप। सेकेंड स्टेप, रीड देम मल्टीपल टाइम्स। ओके, रटना नहीं है और उसे बार बार पढ़ना है। थर्ड स्टेप, रीड। बट अगला सवाल आता है कि क्या पढ़ें। अब बच्चों वाली बात तो मैंने वहां बता दी, तो आपके लिए भी एक चीज है कि मान लो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपके लिए पहला सजेशन मेरा ये रहेगा, टू टेस्ट, मतलब जो आपको पढ़ने में मजा आती है आप वो पढ़िए। बट आप ठीक ठाक स्टूडेंट है, आपने ठीक ठाक आपकी इंग्लिश है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़िए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। विश्वास मानिए आपको एनसीईआरटीज के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 फायदे, पहली चीज आपकी जो रीडिंग स्पीड है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाती है अगर, तो क्वेश्चन जल्दी पढ़ा जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, सब बकवास की बात है। जो सिलेक्शन लेते हैं ना वो ट्रिक के भरोसे नहीं लेते, कॉन्सेप्ट्स के भरोसे लेते हैं। तो पहली चीज आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। रीडिंग स्पीड बढ़ गई तो भैया आपका टाइम बचेगा और आप सही टाइम पे पेपर भी अपना कर पाओगे, इवन पेपर को भी रीचेक कर पाओगे। दूसरी बात, एनसीईआरटी जीएस का बेस होता है, आपके एनडीए में भी जीएस आती है, बाकी एग्जाम्स दोगे तो वहां पे भी जीएस आती है, आपका जीएस का बेस तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो बुक्स है वो 6 to 12 है, अब मैं मान के चलता हूँ 6-7 लेवल की बुक्स तो समझी जा सकती है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये करना है। अब कौन कौन सी पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी है, आप पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जरूर 11-12 मत पढ़ना, साइंस की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हिस्ट्री, साइंस, इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। एनडीए वाले हो तो मत पढ़ना क्योंकि आपके में आती नहीं है, लेकिन ये चीजें आती हैं इसलिए आप इनको पढ़ लेना। अब बात आती है पढ़ने के बाद और क्या किया जा सकता है, आपके लिए भी बोलूंगा वॉच। देखो भाई आप सबके सब एनडीए में हो, जीडी में बैठोगे, है ना, तो बाकी और भी एग्जाम्स दोगे तो कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे जहां पे आपको जीडी में बैठना पड़ सकता है, आप इंटरव्यू दोगे, ऐसी चीजें होंगी। आप क्या करिए, आदत बना लीजिए डिबेट्स देखने की। अगेन बोल रहा हूं, इंडियन, क्या सिर्फ और सिर्फ इंडियन, आप आदत बना लीजिए डिबेट्स देखने की इंडियन। अब ये सब काम कितना करना है,
आपको लग रहा होगा इतना सारा काम हम कैसे करेंगे, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। आप तो बता दिए, हमारे ऐसे थोड़ा होता है, हमारे पास दिन भर यही काम, थोड़ा थम जाओ, बताता हूँ कितना। जो मैंने ये रीडिंग वाला पार्ट बोला, लिख देता हूँ आर, रीडिंग में 30 मिनट, ठीक है। अब ये रीडिंग में कौन सी, ये रीडिंग है वोकैबुलरी वाली, तो आपको 30 मिनट वोकैबुलरी पढ़नी है। मैंने क्या बोला, पढ़नी है, याद नहीं करनी है। ओके, इसके अलावा जो रीड है इसको भी आप 30 मिनट दो। वैसे तो आप जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं तो कहूंगा कम से कम आपको 2 घंटे देने चाहिए। कौन सी, एनसीईआरटीज, आप 30 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जीएस आनी है तो 2 घंटे 3 घंटे भी दीजिए भाई, पेपर में स्कोप है। और फिर आता है आपका वॉच और लिसन। यहाँ पे क्या करना है, 20 मिनट्स ओनली, इससे ज्यादा जाना ही नहीं। कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, इस बात को याद रखना। कंसिस्टेंसी में बहुत ताकत होती है, लगातार करते रहोगे ना, बहुत 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 ज्यादा ग्रो कर जाओगे। छोटी सी बात बताता हूँ आपको, आप 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आप 1 का स्क्वायर की जगह 1 की पावर 200 भी कर दो, बताओ क्या आएगा। छोटे छोटे स्टेप्स कितना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। 1 गुणे 1, आपको पता है 1 आ जाएगा। इसको भी 200 बार करोगे तो भी 1 आएगा, है ना भाई। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ऐसे करते जाओ तो भी तो वही आएगा। लेकिन सर आपसे कितना कर दो, 1.01 का स्क्वायर, आप देखना वैल्यू में चेंज आ जाएगा सर, क्योंकि ये आप हो, ये आप थे, ये आप हो, या ये आपको बनना है। बस इतना काम करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लो। इतना समय दोगे ना, बूम, 3 से 4 महीने में सर कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन समय देना पड़ेगा। ओके, तो कितना हो गया, मतलब अगर 30 और दोगे तो 80 मिनट दिन के ही तो होते हैं। नॉलेज भी तो बढ़ रही है, इंग्लिश भी तो अच्छी हो रही है, और आप देखिएगा धीरे धीरे आपका स्पोकन पार्ट भी अच्छा हो जाएगा। खैर, एक तो ये बात हो गई, काम करिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ बातें और बताता हूँ जो आपके काम होंगी। प्लीज टेक योर टाइम। हो गया, चलो अब आगे की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। क्या नहीं करना है, क्या बोला मैंने, क्या नहीं करना है किसी को। सिनोनिम्स नहीं करने, एंटोनिम्स नहीं करना, ओके। अभी ईडियम्स भी नहीं करना, OWS भी नहीं करना। OWS मतलब होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको ये भी नहीं करना। ओके, आपको फ्रेजल वर्ब्स भी नहीं करने। तो कहोगे करना क्या है, कराना क्या चाहते हो, फर्जी की बातें। नहीं सर, रुको बताता हूँ। आपको अपने आप को समय देना है। आप एक वर्ड लीजिए, लेट से आपने एक वर्ड ले लिया पीविश, ओके। पीविश मतलब होता है चिड़चिड़ा या इरिटेबल, ओके। अब एक काम करिए, आपने जो पेज लिया है ना, आप एक तो उसके मल्टीपल मीनिंग को जानने की कोशिश मत करिए। ये मैं बात कर रहा हूं अभी इनिशियल लेवल पे, याद रखना। मैं इन लोगों को नहीं कह रहा जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है पहले से। मल्टीपल मीनिंग जानने की कोशिश मत करिए। आप किसी भी वर्ड की सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड जानिए। आप मान लीजिए मैं कहता हूँ आप एक दिन में 30 वर्ड्स पढ़ते हैं, वैसे लिमिट मत बनाना, मैं सिर्फ पेज की लिमिट पे बात कर रहा हूँ। जितने वर्ड लिखे हैं बस उतने ही पढ़ना। आप एक वर्ड पढ़िए बस, ना उसके सिनोनिम में जो, ना एंटोनिम में जो, ना इडियम, ना 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ना फ्रेजल। आई टेल यू व्हाई। देखो भाई, आप क्या करते हो, पहले दिन आपने आज तक कभी वोकैबुलरी वैसे पढ़ी नहीं। आपने स्कूल टाइम पे जो पढ़ी हुई थी तो टीचर ने रटाई थी, मार मार के आपने पढ़ा था इसलिए क्योंकि एग्जाम निकला। यहाँ पे वो चीजें काम नहीं करती, कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी पड़ेंगी।
और जो चीज़ आप रट रहे हो उसका यूज भी आना चाहिए। आगे की प्रोसेस आपको पता है, जीडी, इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सिनोनिम में तुरंत ही आते हो, नुकसान क्या होता है? एक तो क्या होता है कि आपको उससे मिलते जुलते वर्ड्स करने होते हैं, आपका दिमाग अभी उतना ट्रेन है नहीं, और ट्रेन है नहीं तो आप भूलना शुरू कर जाते हो। 4-5 दिन में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि 4-5 दिन तो जो सबको होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बात ये कि 2-3 महीने रहे, एक मैराथन है, 4-5 घंटे, मतलब जो लगातार पढ़ सके, ये 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रहे, उसके लिए तो स्टार्टिंग में मत करो। कम कितना नहीं करो, कम से कम 1 महीने बिल्कुल मत करो। आप 1 महीने से उतना ही करते जाओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे सिनोनिम्स को लाना, धीरे धीरे, जैसे जैसे लाइन बना रहा हूं उसी तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे जोड़ना है इसको, और उन्हीं वर्ड्स को नहीं, अपना एक्सप्लोर करना। एंटोनिम्स बिल्कुल मत करना। अगेन सुनो, पहली चीज तुमको एक वर्ड जानना है, अब अगर तुम उसके सिनोनिम्स करोगे तो उसका एक दूसरा डायमेंशन बनता है। सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग नहीं होता, मिलता जुलता होता है, लेकिन मतलब अलग तो होता ही है, तो वो नहीं करना। कम से कम, मैंने जैसे यहाँ पे बोला मैंने 1 मंथ, कम से कम 3 महीने तक तो आपको एंटोनिम्स करने ही नहीं चाहिए। अगर आप काफी तेज है पढ़ाई में, आपको लगता है आपने कवर कर लिया है, तो 2 महीने। हाँ, आप ऑलरेडी के डीपीएस, सेंट मैरीज जैसे स्कूल से आते हैं तो कोई इश्यू है नहीं, आप कभी भी कर सकता है। एंटोनिम्स आप कम से कम करिए, कम से कम 2 से 3 महीने बाद। अगेन यार, अभी तक तुम सीधी प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं कर पाते, और अगर तुरंत आप अपोजिट डायरेक्शन में भी जाना शुरू कर दो, अगेन आपके ऊपर बर्डन बनने लगता है। मेरा मानना है कि पहले से भी इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू करो, एक चीज को मास्टर करो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जुड़ के चलेगा। देखो, लैंग्वेज ऐसा नहीं होता कि आपने बार बना ली, जैसे आपको 3 मार्कर दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने छोटे छोटे से बार बना लिए। जो लैंग्वेज होती है, जो सेंटेंस होता है, जो वर्ड्स होते हैं उसमें, वो एक साथ होकर के मीनिंग देते हैं। आप किसी को आप ऐसे तो नहीं कह सकते गो, वेंट, ओके, शी, डू, ऐसे तो कोई बात नहीं करता ना। परफेक्टली ऑर्डर होना चाहिए, और जब उसका परफेक्ट ऑर्डर होगा तब आपको चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगी। इस बात को याद रखिएगा। आपको एंटोनिम्स कम से कम 2 से 3 महीने बात करने हैं। होता क्या यार, देखो, जब आप धीरे धीरे काम करोगे ना, तो ये वर्ड एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज इसी तरीके से काम करती है। आप हिंदी में भी बहुत सारे शब्द जो जानते हैं, आपने कभी सीखे नहीं थे, आपने बस वो कनेक्ट होते चले गए, कभी सुन लिया, किसी से देख लिया, वैसे आप होने शुरू कर। रीडिंग तो रोज चली रही है, सुन भी रोज रहे हो, तो ये चीजें आपके सोने पे सुहागा हो जाती हैं। इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन अगर आप इन पे भी काम करते हो तो कम से कम 3 महीने बाद शुरू करो। पहली चीज तो ये कि देखो, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ना, ये वोकैबुलरी का एडवांस पार्ट होता है। क्या होता है? वोकैब का एडवांस पार्ट होता है, सॉरी, इसे एडवांस वोकैब आप कहते हो। और इनके यूज आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आपकी इंग्लिश सच में अच्छी नहीं होगी। रटना एक अलग बात है, इंप्रेस करना एक अलग बात है, लेकिन तब तक नहीं आएगी जब तक आपको ये बातें अच्छे से, जब तक आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी हो नहीं जाती। बात समझ में आ गई? इसलिए कभी भी इनको रटने की कोशिश मत करने लग जाना। आप पहले इतने लेवल पे काम करो, उसके बाद ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह पे काम करोगे, और आप देखेंगे कि बड़ी शानदार इंग्लिश हुई। आपकी 3 से 4 महीने बाद, अगर आप एकदम एडवांस लेवल पर नहीं आ जाए, आप जो कहेंगे मैं वो आपके लिए कर दूंगा। बस 80 मिनट 85 मिनट रोज के दो, 1.5 घंटा जो बोला वो रोज के दो। क्या करना है? पेज को बार बार पढ़ना है, रटना नहीं। पहले सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे काम करना है। 1 से या 2 महीने बाद सिनोनिम्स पे काम करना है। 3 महीने बाद आपको एंटोनिम्स पे काम करना है। और जब कमांड बन जाए तब आना है इडियम्स पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, फ्रेजल वर्ब पे। एक चीज और, आप फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग कर लो बस। फंडामेंटल्स क्या? देखो यार, एक और मेथड होता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बता देता हूँ। कोई अगर ये कहता है कि उसकी वोकैबुलरी नहीं अच्छी, ग्रामर अच्छी है, या ग्रामर अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी अच्छी, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। अगर आपकी ग्रामर नहीं अच्छी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपकी वोकैबुलरी नहीं अच्छी तो आपकी ग्रामर नहीं अच्छी हो सकती। इसलिए अपनी जो आपकी ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर काम करते हो, रेगुलर काम करो, लेक्चर सही से आप जहाँ भी पढ़ते हो उनसे भी सही से पढ़ो। ये मदद करता है। ये कैसे मदद करता है मैं किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। जब तक आपने बेसिक्स पे काम नहीं किया होगा, नथिंग विल वर्क। ओके, तो मतलब जैसे आपको कोई वर्ड देखो तो आपको वर्ड देख के पता चलना चाहिए। जैसे ये शर्ट है, नाउन है, और वाइट है तो एडजेक्टिव है। बचपन से पढ़ा है कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, बट कैसे? भाई कलर, शेप, साइज, वेदर, ये सब बताने का काम करता है। इस कैटेगरी में जो गिरेगा वो एडजेक्टिव है, बस इतनी सी बात है। तो इस तरीके से आपको वर्ड देखने की आदत रखनी है। तो आज हमने बात करी वोकैबुलरी पे कैसे काम करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे
प्रैक्टिस की और हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट्स। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ओके, पढ़ना है, अच्छे से आंसर करना है। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ 30 सेकंड्स दूंगा, आप उस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब बोर्ड नहीं है तो मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इंतजार आप सबको करना भी पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, देयर आर अ dozen / of geography books lying in the shelf of my personal library and you can use them whenever you like. ओके, ये आपका ए पार्ट हुआ, ये आपका बी, आपका सी पार्ट हुआ और ये आपका डी। मतलब आप इसे कह सकते हो नो एरर। ओके, क्वेश्चन क्या है एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देयर आर अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स lying in the shelf of my personal library and you can use them whenever you like. ओके, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, एरर निकालने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं, यू हैव 30 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। लिखा है देयर आर अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स। अच्छा जी, एक बात समझिएगा पॉसिबिलिटी में। पहली बात तो ये समझो कि क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग का। दूसरा, यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस होता है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, यह वाला ऐसा, ये पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में से आपको एरर निकालनी होती है। इज माय पॉइंट क्लियर? अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये वाली एरर आ गई तो अपने आप में पूरी तरीके से इसी वजह से होगी। कहने का मतलब ये कि हो सकता है यहाँ पे कोई एरर हो और उसका रीजन आपको लास्ट वाले पार्ट में पता चले। आपको यहाँ कोई एरर हो, उसका रीजन आपको यहाँ पता चले। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप तुक्का नहीं मारेंगे, आप आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि बच्चा ध्यान नहीं देता, चल देता है। समझे? आधा पढ़ा, अच्छा यही होगा, कर देंगे, ठीक है यार, कभी काम कर जाएगा। लेकिन हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इंटेलिजेंट होता है, ट्रैक करता है। मैं आपको वर्ब से रिलेटेड लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन आज कराऊंगा और कल भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, सो दैट आपके पास पूरे वेरिएशंस हो जाए। तो कोई ये मत कहना कि ये टाइप आता, ये टाइप नहीं आता, मैं सारे टाइप करा दूंगा। लेकिन आज आपको मेनली एरर्स को दिखाऊंगा। आप देखो एक चीज देखो, देयर आर अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स। कुछ के दिमाग में तुरंत आया होगा कि भैया ये बुक्स लिखा है, बुक्स का मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब यहाँ पे जो वर्ब है ये भी प्लूरल आना चाहिए। लेकिन थोड़ा रुको, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये एक यूनिट पे बात कर रहा है। अब भले वो डजन का मतलब 12 होता है, लेकिन बोला भी तो उसने एक डजन है ना, उसने 12 तो नहीं बोला। उसने ये तो नहीं बोला 12
ज्योग्राफी बुक्स, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना। 12 भूगोल की किताब है, ये तो नहीं बोला ना। जब ये नहीं बोला तो प्लूरल होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज होगा। तो क्या मैं यहाँ पे सेंटेंस में रुक जाऊं? नहीं सर, मैं सेंटेंस को आगे भी चेक करूंगा। क्यों चेक करूंगा? क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपके सामने कुछ ऐसा दे दे, ऑप्शन नंबर ए पार्ट 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी नो एरर, ऑप्शन नंबर डी पार्ट 2 एंड 3। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर को सीधा क्वेश्चन देना है तो आपके सामने एक पार्ट रखेगा, वो बता देगा भाई एरर बता दो। लेकिन अगर एग्जामिनर को पेपर टफ करना है, वो आपके सामने कुछ ऐसी भी चीजें कर सकता है। मतलब कहने का कि एक क्वेश्चन में आपके लिए मल्टीपल एरर्स भी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश टफ क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा एटीट्यूड बहुत गलत होता है। लोगों के नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि एटीट्यूड बहुत गलत होता है। या तो हम कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, और या तो हम अपने आप को शंकराचार्य मान लेते हैं। नॉट ओनली इन इंग्लिश, आपको किसी भी लैंग्वेज में काम करना है, अच्छे से पढ़ने की आदत डालिए। ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूँ एक पे भी है तो भी पूरा पढ़ना है। तो भैया देखो, अब लिखा है बुक्स लाइंग इन द शेल्फ ऑफ माय पर्सनल लाइब्रेरी। यहाँ तो कोई इशू है ही नहीं, ना वर्ब की कोई एरर दिख रही है। भैया पड़ी हुई है कहाँ पे? शेल्फ में, जगह पे, मतलब शेल्फ जहाँ पे रखी जाती है। जैसे आपको ये कोई अलमारी है, आपने वहां पे रखते कपड़े रखते हो। ऑफ माई पर्सनल लाइब्रेरी, भैया मेरी खुद की लाइब्रेरी है। एंड यू कैन, आपको मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाए थे मैंने, और मैंने आपको बोला था कि जब भी कैन वगैरह लग रहा हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भले यू लगा हो, चाहे ही लगाओ, चाहे शी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप यू की के साथ आप कैन लगा दो। देन भैया ऑब्जेक्टिव है, केस है। ऑब्जेक्टिव केस किसके लिए लगा है? पकड़ना सीखो। होता क्या है, जैसे मान लो आप हिंदी मीडियम से आए हो, आपने देम देखा, मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ फितूर की, देम देखा तो समझ में आएगा यार दे का मतलब देम होता है। ओके, और दे का मतलब देम हो गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यार दे तो इंसानों के लिए लगता है, यहाँ तो नॉन लिविंग थी क्या? भैया ऐसा नहीं होता है। प्लूरल के लिए आप दे लगा सकते हो, कॉन्टेक्चुअली चीजें खूब यूज होती हैं, बेहिसाब आप लगाइए। दूसरा, अगर सब्जेक्टिव केस में आपके दे लग रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी आप दे का क्या लगाओगे? देम लगाओगे। ही है तो हिम लगाओगे। अब एक जैसे बात है, जानवरों के लिए इट का यूज होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने कुत्ते को अपना भाई बेटा मानते हैं तो ही लगाते हैं, तो उसके लिए आप हिम लगाओगे। बात समझ में आ गई? इस तरीके की फितूर की वजह से हिंदी मीडियम वाला बाहर होता है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कैसी कैसी चीजें उनके दिमाग में होती हैं, और आप खुद से सोच के देखिएगा इस बात को। बात समझ में आ गई? तो भैया देम का कोई दिक्कत है नहीं, आपका यूज लगाना था, आपने मेन वर्ब लगाई, सीधा सीधा लगाया देम। और देम किसके लिए लगा है? देम लगा है इस बुक के लिए। देखो कहां से कहां जुड़ गई चीजें। मैंने बुक्स की बात करी थी ना भैया, मेरी मतलब क्या है, 1 दर्जन से ज्यादा ज्योग्राफी की किताबें पढ़ी हैं। बुक्स तो प्लूरल है, यहाँ पे ये यूनिट के लिए इज लगा, और ये जो देम है ये किसके लिए आया है? बुक्स के लिए आया है, क्योंकि वो तो प्लूरल वाला ही पार्ट था ना। अब लाइब्रेरी को यूज करने की तो बात नहीं करी गई होगी कि तुम मेरी लाइब्रेरी यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है। उसने ये नहीं बोला कि तुम जाओ मेरी लाइब्रेरी यूज करो, मेरा रूम यूज करो, मेरा किचन यूज करो, ये बात तो नहीं बोली ना। तो सिंगुलर तो होगा नहीं, एग्जाम में ट्रैप करता है ऐसे, इसलिए बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं, सही से ध्यान से देखना। whenever you like, भैया कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको पता है whenever यूज कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, और यू बात करी, यू के साथ आपका सब सिंगुलर आएगा। अब देखो एक दो बातें और, एग्जामिनर और कैसे यहाँ पे परेशान कर सकता है आपको। देखिए सर, सेंटेंस यहाँ प्रेजेंट में है, कैन भी आपका प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाने की कोशिश करता है, तो भैया ये प्रेजेंट अगर एग्जामिनर को परेशान करना है ना, लाइक कर देगा, नहीं तो लाइक्स कर देगा। और आपको पता है जब तक सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो लाइक्स नहीं होगा, और लाइक्ड का मतलब हो गया कि बात पास्ट में करी गई। यार सारे चीजें वो प्रेजेंट में बता रहा है, तो आगे की बात वो पास्ट से कैसे जोड़ देगा? क्या वो उस तरीके से जुड़ा भी है? हो सकती है ये बात, लेकिन क्या उस तरीके से वो जुड़ी भी है? आंसर मिलेगा नहीं। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुक्का नहीं मारना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो एक क्वेश्चन में 5-7 मिनट ले लिए,
यही तरीका होता है पढ़ने का, नहीं तो रटते हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तरीका समझ लो, देखो मैं 10 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, तुरंत आपको इधर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट समझे, रटे नहीं। क्योंकि अगर उनको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो भाई वो जिंदगी भर याद रखेगा मुझे, और उसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई तो यही कहेगा कि पढ़ाने वाले तो थे, समझ में कुछ नहीं आता था। बातें समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। It has had been, सॉरी इट नहीं है, आई है, आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक। ओके, टू visit my friends. Okay, now no error. आपके सामने क्वेश्चन है, I had been to Delhi last week to visit my friend. No error. एक काम करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, मेरी कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करिए और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बहुत सारी बातें बताऊंगा, मजा आ जाएगा सीखने में। प्लीज चेक किया। चलो भैया देखते हैं यहाँ पे क्या समस्या है। जो बातें बताऊंगा ध्यान देना, आज इतनी चीजें बता दूंगा ना तुम सोच में पड़ जाओगे कि इंग्लिश इतनी आसान कैसे थी, बट पढ़ाई गलत तरीके से की थी। लिखा है आई हैड बीन, पहली तो स्ट्रक्चर समझो। आप लोगों को बचपन से एक बात सिखाई गई है, कभी भी हैज, हैव या हैड आ जाए और इसके बाद अगर बीन लग जाए, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लो इस क्वेश्चन में, बहुत मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे सॉल्व होंगे तुमसे। तो इसके बाद आती है वर्ब आईएनजी फॉर्म, ये बात आपने सीखी होगी है ना। फिर आपको पता है कि इनके साथ हम लोग सिंस एंड फॉर को यूज करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आज मैं पूरी कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दूंगा, मजा आ जाएगी तुमको, देखना। देखो भाई, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड। आपको ये बात पता है कि कभी भी हैज, हैड, हैव यूज हो जाए तो ये आपका कौन सा यूज है, ये आपका परफेक्ट यूज है। अच्छा कोई यहाँ पे इस तरह वाला तो नहीं कि नहीं मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बस आंसर चेक करना है। कॉन्सेप्ट सीखने बैठे हो ना, कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, ये परफेक्ट यूज है। अब आपको एक बात पता है कि इनके साथ हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट केस में। अब समझना इस बात को, हैज, हैव, हैड के साथ आया वर्ब थर्ड फॉर्म। ये जो बीन है ये क्या है, ये वर्ब थर्ड फॉर्म है। लोगों को जिंदगी भर ये तक नहीं पता होता है, कहते ग्रेजुएट और मास्टर्स की वो लोगों को नहीं पता होता। दूसरी बात समझो कैसे है भैया, बी हुआ, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर, एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन। बात समझ आ गई। तो इसके बाद बी लगने का एक रीजन क्लियर है। अच्छा एक बात और समझिए, ये जो लिखा है वर्ब आईएनजी फॉर्म, ये कोई जरूरत नहीं होता कि हैज, हैव, हैड के बाद बीन आया है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म भी आएगा। क्यों? क्योंकि भैया आईएनजी फॉर्म तब यूज करोगे जब आपको कॉन्टिन्यूअस स्टेज दिखानी हो या आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी हो, तब आप लोग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं, कोई काम लगातार दिखाया ही नहीं जा रहा, तो लगाने की जरूरत है नहीं। तो कहोगे यार ये सब चीजों में आपने इतना कुछ बताया, क्योंकि बहुत सारा बच्चा हेडविन को देख करके यहाँ पे आईएनजी सर्च करने लगेगा, इसलिए मैंने पूरा का पूरा आपको रामायण सुनाई। ओके,
आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ और बातें भी समझते हैं, और देखते जाओ इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना इसके बेसिस पे, तुम सोच नहीं सकते। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट हैज है और बीन, तो एक मीनिंग निकालते हैं हिंदी में कि मैं जाता रहा हूंगा। भाई कॉन्टिन्यूअस स्टेट तो इस सेंटेंस में कहीं दिख नहीं रही। आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक। अब समझो इस बात को, लास्ट वीक ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं? लास्ट वीक आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। याद देखो, कहीं आना, कहीं जाना, खाना खाना, किसी से मिलना, मीटिंग करना, होली दिवाली जैसे फेस्टिवल होना, बर्थडे होना, 15 अगस्त 26 जनवरी होना, सवेरा होना, रात होना, ये फिक्स टाइम होता है ना, फिक्स होता है ना, ऐसा तो नहीं कभी भी हो जाता है, कॉन्टिन्यूस में दिखाते हैं। सोचो इस बात को, पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हुआ? भाई कहीं पहुंचना होगा तो परफेक्ट टाइम होगा ना, कि तुम 4 बजे आ रहे हो, 6 बजे तुम जा रहे हो, ऐसे तो कोई बात नहीं करता भाई मैं 4 बजे आया था मैं 6 बजे जाऊंगा। आना जाना फिक्स होता है, इसीलिए ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहले तो पॉइंट ऑफ टाइम को क्लियर रखो, रटना वटना छोड़ो यार, वो स्वतंत्र गुप्ता की क्लास में नहीं होता। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर है। दूसरी बात अब और समझो, जब यहाँ पे बात पॉइंट ऑफ टाइम की करी गई तो एक बात याद रखना कि कभी भी परफेक्ट स्टेज में उसको ले जाने की जरूरत होती नहीं। मीनिंग निकाल के देख लो, मैं रहा था दिल्ली में लास्ट वीक, है ये कौन सा है? मैं लास्ट वीक दिल्ली गया था, वेंट लगा के देखो, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड्स। मैं लास्ट वीक अपने दोस्त के घर गया था उससे मिलने। अब समझ आएगा? अब एक बात और समझो, एक मीनिंग देता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ, समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। मैंने बोला ऋषभ पंत इज अ गुड प्लेयर। पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। धोनी हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर। अब इस मीनिंग को निकालने की कोशिश करो। ऋषभ पंत इज अ गुड प्लेयर, मतलब अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं ना, ऋषभ पंत अभी अच्छा प्लेयर है। अब जो मैंने बात करी धोनी हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर, धोनी का करियर कब स्टार्ट हुआ था? कुछ 2004 में, 2004 से 2019-20 तक खेला, मतलब उस पूरी ड्यूरेशन को दिखाने का काम कर रहा है। पहली चीज तो ये नोटिस करो, क्या मैंने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करी? कोई मुझे बताओ। नहीं। और क्या जरूरत भी थी? कॉन्टिन्यूटी एक्शन थी? था? नहीं था। तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगी तो वो वाला फितूर तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब इस चीज को अप्लाई करके देखो, जब भी मैं हैज बीन यूज करता हूं तो मतलब एक कोई समय ये है, एक कोई समय ये है, ये जब पूरी ड्यूरेशन कवर होगी तभी यहां पे परफेक्ट का केस होगा। सीधी बात है, हेड लगा रहे हो, अब थर्ड फॉर्म लेके जा रहे हो भैया, तभी तो परफेक्ट केस होगा। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? बस ये 6 बज गए, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन यार 6 बज गए और 6 से 8, ये पूरा ये जो बना ये आपका परफेक्ट स्टेट बनता है। दोबारा देखना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। 6 to 8 ये परफेक्ट बनाओ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और कहीं पे पहुंचना, जाना, किसी से मिलना, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है सर, क्योंकि उसका टाइम फिक्स होता है। आपने ड्यूरेशन नहीं दिखाई, आपने पूरा कंटिन्यूटी नहीं दिखाई। अगर वहां पे वो चीज अप्लाई होती है, आप आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझाना चाहता हूँ, इसलिए इतना ज्ञान दिया मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में। आंसर देना बहुत आसान होता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना असली खेल है। तो यही तो बच्चा मात खाता है। काम करो, स्क्रीनशॉट लो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉलिड सा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रही है सीखने में? ये होता है तरीका। अभी समय दे दो, बाद में दिक्कत नहीं होगी। अभी समय बचाओगे तो भैया दिक्कत ही दिक्कत होगी और कुछ नहीं होगा। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
द चाइल्ड, अभी मैं आपको थोड़े आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा तो दिक्कत नहीं होगी। पिक्ड अप बर्न पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट, द चाइल्ड पिक्ड अप द बर्न पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट, नो एरर। सर आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, 30 सेकंड में आंसर दीजिए। हो गया, चलो अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कुछ तुमको अगर याद हो तो मैंने तुमको पार्टिसिपल्स पढ़ाए थे। कोई अब यहाँ पे ढूंढ रहा होगा, इधर कोई कहीं पे ढूंढ रहा होगा। मैंने आपसे एक बात बोली थी, आपको याद हो, जब आपको पार्टिसिपल्स पढ़ा रहा था, याद है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, बस वही रह रहे। आप ध्यान से देखिएगा। देखो यार एक बात है, द चाइल्ड पिक्ड अप, आप अगर इसे पिक्सअप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि बर्ड पेपर, दिमाग लगाइए, जब मैंने बात करी थी आपकी पार्टिसिपल की, तो एक बताया था आपको मैंने पास्ट पार्टिसिपल, कुछ याद है? और यहां पे मैंने आपसे बात करी थी कि वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा जी, ये जो बर्न है ये कौन सी फॉर्म है? बर्न कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? सोचिए, कुछ याद आ रहा है? ब्रोकन हार्ट, बॉइल्ड एग, क्या बताया था? वर्ब थर्ड फॉर्म। तो भैया बर्न की जगह यहाँ पे होगा बर्न्ड, ओके? तो एरर है यहाँ पे। और समझो, अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूँ 40-50% स्टूडेंट जो हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे गलतियां कर देंगे। देखो मैं तुम्हें बुराई नहीं कर रहा, मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि तुम 11th-12th में ना इंग्लिश रटाई जाती है बहुत गंदी वाली, और फिर तुम कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हो, तुम परेशान हो जाते हो, वो करना है नहीं। सो द चाइल्ड पिक्स अप अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप हैबिट दिखा रहे हो प्रेजेंट में। और सर अगर आप प्रेजेंट में हैबिट दिखा रहे हैं तो ये जला हुआ पेपर उठाना हैबिट कैसे हो सकती है? बताओ, अजीब नहीं लगता ये? और वो भी रोड से, मतलब ये तो बात हो गई कि तुम रोज ऐसे निकलते हो रोड में रोज तुम्हें जलता हुआ पेपर मिलता है, कुछ अटपटा नहीं लगता ये बात? समझो इस बात को, जब टेंस पढ़ाऊंगा ना मजा आ जाएगी, जिंदगी में से टेंस नहीं पढ़े होंगे तुमने, ठीक है? फिलहाल इसके बाद नया टॉपिक जो आएगा वो एडवर्ब आएगा, फिर टेंस पढ़ेंगे। तो द चाइल्ड पिक्स अप बर्न्ड पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट, नो एरर, ओके? यहाँ पे बर्न करेंगे, बर्न नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। काम करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक नया क्वेश्चन करते हैं बहुत ही बढ़िया सा। हर क्वेश्चन के बाद 30 सेकंड देने का मेन मोटिव ये है कि जब भी पढ़ो ना तो बर्डन ना लगे। चलिए एक क्वेश्चन और है बढ़िया सा, देखते हैं किसने पुरानी बातें अच्छे से पढ़ी हुई हैं।
लीजिए आपके लिए क्वेश्चन, जल्दी से 30 सेकंड है, पढ़ो, फिर उसके बाद इसकी भी कॉन्सेप्ट देखते हैं कितनों ने मॉडल ऑक्सिलरीज अच्छे से पढ़ी हैं। पढ़ लिया भैया? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। देखो एक बात याद रखना, कभी भी आपको नो वन, एनी वन, देखो यार मेरी एक आदत है, मैं एक साथ काफी सारी चीजों को जोड़ता हूँ, तो मेक श्योर आप पिछले वीडियोस बहुत अच्छे से देखो और जो चीजें बताता हूँ उनके नोट्स बनाते रहो, ठीक है? क्योंकि जो जो चीजें जोड़ूंगा वो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ना चीजें बहुत सही बैठती हैं। नो वन, एनी वन, someone, somebody, nobody, anybody, ठीक है? ऐसे जो आपको दिखे, पहली चीज तो ये समझो कि इनको क्या कहते हैं, इन सब को इंग्लिश में या ग्रामर में जाना जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से। किससे? इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से। ओके, एक बात और याद रखिएगा कि इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ये बात तो मतलब दिमाग में बिठा लो बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या यूज करोगे? हमेशा सिंगुलर यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। लेकिन जब ये कहानी आगे जाती है, ये कहानी आगे जाती है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं नो वन वॉज एट द पार्टी, दे ऑल वर एट गार्डन, तुम कहोगे दे कहां से आया? तो वो जो नो वन आया मतलब वहां कोई नहीं था, तो जो कोई नहीं था तो कुछ लोग जो थे वो उसमें थे। तो आगे वाले पार्ट, वैसे प्रोनाउन में और डिटेल में समझा दूंगा, बट आगे याद रखना कि जब ये सेंटेंस स्टार्ट करे, पहली बार यूज हो, तो आप हमेशा सिंगुलर यूज करोगे, मतलब हमेशा यूज करोगे। लेकिन अगर इन्हीं की कहानियों को आगे बढ़ाया जाए तो आप इसको दे मानते हो और उसके हिसाब से आप प्लूरल वर्ब लेके चलते हो। बात समझ में आ गई? क्या? प्लूरल वर्ब लेके चलते हो, ये बात याद रखना। अच्छा जी, अब आगे की बात को समझते हैं। क्यों बताया? क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगी। मॉडल ऑक्सिलरीज आप सबको पढ़ाई थी, और उस मॉडल ऑक्सिलरीज में मैंने आपको एक बात बताई थी, कैन के साथ या मे के साथ या माइट के साथ कभी भी एबल टू यूज नहीं करते। या तो इसको यूज कर लो और या तो हेल्पिंग वर्ब लगा के इसको यूज कर लो, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये भी एबिलिटी बताता है और ये भी एबिलिटी बताता है। इज दैट अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? अच्छा जी, क्योंकि एबिलिटीज की जब बात आती है ना, तो एबिलिटीज हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। एग्जामिनर आपको ऐसे ही ट्रैप कर लेता है, कि बात मैंने आपको बताई थी अच्छे से। अच्छा, ये वाली बात हो गई। अब देखिए, नो वन मतलब ये हो गया कि ये आपका सिंगुलर है इन दिस वर्ड। अब देखो, अब ये जो आपका कैन भी लगा, क्या लगा? कैन भी। अब कैन के साथ तुमने एबल भी लगा दिया, भैया इज लगाओ। नो वन इन दिस वर्ड इज एबल टू डू, क्योंकि एबिलिटी की बात कर रहा है। या कैन भी तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देखना है तो आप बी और एबल हटा दो, आप ये कह दो नो वन इन दिस वर्ड कैन डू वर्क, मतलब आप ये वाला जो पार्ट है बी एबल टू, या तो इसको हटा दो, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, नो वन इन दिस वर्ड कैन डू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स। ठीक है? ओके। अगर आपको कैन नहीं लगाना तो आप इज एबल टू, कैन बी हटाओगे, ठीक है? क्योंकि जब भी बी फॉर्म यूज करी जाती है तो इनको हम पैसिव में लेके चले जाते हैं।
ठीक है, इट कैन बी डन ऐसा करके। तो वहां पे वर्ब थर्ड फॉर्म तो है नहीं, और एबल आपकी एबिलिटीज वगैरह दिखाने के लिए यूज होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। देखा एग्जामिनर कैसे ट्रैप करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन कितना ट्रिकी हो सकता है और ट्रिकी क्वेश्चन कितना इजी हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो भैया इन बातों को आपको याद रखना है और इनको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना है। उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, एक काम के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। अगले पार्ट में क्वेश्चन और अच्छे तरीके से करेंगे। सो क्वेश्चन आपका रहा ये, one of his many good traits that come to my mind was his modesty। ओके, और ये क्या हुआ आपका नो। इधर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। तो देखिए सर, आज हमने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया। आज हमने सीखा वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करनी है। देखो 10-20 वर्ड कराई दे तो उसमें कोई इशू है नहीं, एकदम नहीं करा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तरीका सही से